एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकपैकर्स चैनल में आपका स्वागत है। इंडिया की बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही एडवेंचर ट्रिप है लेह लद्दाख की ट्रिप। तो आज मैं आप सबसे उसी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो मैं वादे के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आप सबसे डिस्कस करूंगी कि आपको वहाँ पे कैसे जाना चाहिए, बाइक से जाना चाहिए या फिर कार से जाना चाहिए, कौन सा रूट लेना चाहिए जिसमें आपको कठिनाई का सामना ना करना पड़े, होटल में रुकें या फिर टेंट में रुकें, कौन सा आपके लिए उचित रहेगा, वहाँ पे जाने के बाद आपको परमिट कैसे मिलेगी, बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो तो उन दोनों के लिए परमिट अलग होती है। अगर आपके पास बुलेट नहीं है तो आपको बुलेट कहाँ से मिलेगी और उसका भाड़ा कितना पड़ेगा। तो लेह लद्दाख आपको कौन सा सीज़न बेस्ट रहेगा वहाँ पे जाने के लिए, या फिर वहाँ पे कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, और या फिर आपको लद्दाख किस सीज़न में बेस्ट रहेगा जाने के लिए। इस पूरी ट्रिप वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और लास्ट में मैं आप सबको बताऊंगी कि आपको वहाँ पे जाने का प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि लेह लद्दाख आखिर खुलता कब है। दोस्तों, लेह लद्दाख जाने के लिए केवल 5 से 6 महीने का टाइम होता है और ये 5 से 6 महीने होते हैं आपके मई से अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर के बाद हैवी स्नोफॉल होने के कारण लेह लद्दाख के मार्ग को बंद कर दिया जाता है। तो लेह लद्दाख की जो ओपनिंग टाइम होती है वो 15 मई से होती है और ये डेट हर साल ऊपर नीचे होती रहती है। अब बात यहाँ पर आती है कि हमको इन 6 महीने में सबसे अच्छा सीज़न कौन सा रहेगा लेह लद्दाख घूमने के लिए। तो दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जून और जुलाई के टाइम पीरियड में जाइए, क्योंकि अगर आप मानसून में जाएंगे तो आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है और आपको लैंडस्लाइडिंग की भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्नोफॉल भी हो सकता है जिससे रोड ब्लॉक हो जाएंगे और हो सकता है कि आपको उसके ऊपर ही गाड़ी चलाना पड़े। तो जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो जून जुलाई का रहेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको लेह लद्दाख पहुँचना कैसे है और किस रूट से आपको जाना चाहिए। दोस्तों, लेह लद्दाख जाने के लिए आपके पास 2 मार्ग हैं। पहले मार्ग की बात करूं तो ये मनाली होते हुए स्पीति बाईपास से होते हुए ले जाएंगे, और दूसरा मार्ग है दोस्तों, अगर आप श्रीनगर होते हुए कारगिल होते हुए आप ले जा सकते हैं। अगर मैं दूरी की बात करूं तो आप अगर मनाली वाला रूट लेते हैं तो मनाली वाले रास्ते से लेह की जो कुल डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ जाएगी, और अगर आप जम्मू से जाते हैं तो ये दूरी आपको 420 किलोमीटर पड़ जाती है। ये जो 420 किलोमीटर की दूरी है वो आपकी श्रीनगर से लेह तक की है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप बुलेट वाले हैं या फिर कार वाले हैं तो आपके लिए कौन सा विकल्प आप लोगों के लिए उचित रहेगा। दोस्तों, अगर आप बुलेट से जाना चाहते हैं तो आपको 10 दिन का ट्रिप बनाना पड़ेगा। वहीं पे आप पैकेज बुक कराते हैं या फिर आपकी खुद की कार है तो आप 8 दिन के ट्रिप में वहाँ के लिए बना सकते हैं, यानी कि 2 व्हीलर से आपको 10 दिन का ट्रिप बनवाएंगे, और वहीं पर अगर आप पैकेज या कार से जाते हैं तो 8 दिन का टूर आप बनाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि बुलेट से जाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें लेने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी खुद की बुलेट है तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, फिर चाहे आप दिल्ली से या चंडीगढ़ से आइए या देश के किसी भी राज्य से आइए। अगर आप बुलेट से आ रहे हैं तो आप आसानी से लेह पहुंच सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। दूसरी चीज़, अगर आपके पास बुलेट खुद का नहीं है तो आप ये मनाली या श्रीनगर से बुलेट आप रेंट में ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो पर डे के हिसाब से बुलेट का जो चार्ज होगा वो 1400 रुपये का कुछ रेट होगा। ये जो रेट मैं बता रही हूँ वो आपको मनाली से बता रही हूँ। इसी के आसपास आपको श्रीनगर में भी बुलेट का दाम पड़ जाएगा। वहीं अगर आप हिमालयन बुलेट लेते हैं तो उसका जो रेट होगा वो कुछ 1800 रुपये पर डे के हिसाब से होगा, और फिर जितने दिन आप रहेंगे आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप बुलेट से जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने साथ एक जेरी कैन जरूर कैरी कीजिए। एक पेट्रोल का छोटा सा कनस्तर होता है जिसमें 5 से 10 लीटर तक पेट्रोल आ जाता है, क्योंकि उस रूट में आपको कहीं पे भी पेट्रोल पंप देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, बिना हेलमेट के आप बाइक राइड मत कीजिए, क्योंकि रास्ते बहुत उतार चढ़ाव वाले होंगे तो आपको परेशानी ना झेलनी पड़े तो आप हेलमेट ज़रूर पहनें।
तीसरा, आप अपने साथ सेफ्टी गार्ड ज़रूर रखिए। सेफ्टी गार्ड हो गया, नी गार्ड हो गया, ये कुछ आपको 700-800 रुपये की कॉस्ट में मिल जाएगा, तो आप सेफ्टी गार्ड ज़रूर रखिए। तीसरा, आपकी बाइक जो है वो ट्यूबलेस टायर वाली ही होनी चाहिए, क्योंकि आप जो बाइक है वो पहाड़ों में राइड करेंगे, तो आप ट्यूबलेस टायर वाली ही बाइक रखें। साथ में अपने टूल किट ज़रूर साथ में रखें, ताकि गाड़ी में अगर कुछ समस्या आ जाए तो आप उस किट के ज़रिए उसे आप तुरंत आसानी से ठीक कर सकें। दोस्तों, अगर आप 8 से 10 दिन का ट्रिप बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पोस्टपेड सिम कैरी करें, ताकि आप अपने परिवार वालों के संपर्क में रहें, क्योंकि वहाँ पे प्रीपेड सिम काम नहीं आता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मनाली से या फिर आप अपने जिस भी शहर से लद्दाख जा रहे हैं वहाँ से आप पोस्टपेड सिम खरीद लीजिए, ताकि आपकी जो यात्रा है वो सफल और सुखद रहे। आपका जो श्रीनगर वाला रूट है, अगर आप वहाँ से लद्दाख जाते हैं तो आपको ज़्यादा ख़राब रास्ते देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ की जो रोड है वो अच्छे से बनी हुई है। तो दोस्तों, अब अगला प्रश्न आता है कि हमको गाड़ी का परमिट कैसे निकलवाना है और गाड़ी का परमिट हमें कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, लेह लद्दाख जाने के लिए आपको एक परमिट चाहिए होता है। वो परमिट होता है लेह लद्दाख के लोकल साइट घूमने का, और उसके लिए आपको एक परमिट चाहिए होता है। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर अपना परमिट निकलवा सकते हैं। ये इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। इस परमिट की जो कॉस्ट है दोस्तों, वो 800 से 850 रुपये होती है, जो कि आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं, या फिर चाहे आप डीएम ऑफिस में जाके इस परमिट को ले सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट कैफ़े से भी ये परमिट निकलवा सकते हैं। दोस्तों, ये परमिट हो गया जब आप मनाली से लेह के लिए आते हैं। वहाँ पे लेह घूमने के लिए भी हमें एक परमिट चाहिए होता है। तो ये परमिट आपको लेह पहुँच के भी मिल जाएगा, या फिर आप किसी होटल वगैरह में ठहरे हैं तो वो भी परमिट का इंतज़ाम करवा देते हैं, या फिर आप लेह पहुँच के वहाँ की डीएम ऑफिस से भी ये परमिट निकलवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप श्रीनगर वाले रूट से आते हैं तो फिर वहाँ पे आपको कोई भी परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मनाली वाले रूट में आपको परमिट लेना पड़ता है अगर आप रोहतांग पास से आते हैं तो। लेकिन गाइस, मैं आपसे यही कहूँगी कि अब आप रोहतांग पास से मत आइए, क्योंकि अब एक नया टनल बन चुका है, अटल टनल। तो अगर आप उस रूट से आते हैं तो आपको कोई भी परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ की जो रोड है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो आप अटल टनल होते हुए आइए, आपको कोई भी परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसका जो रूट है वो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई बाइक वालों की। अब बात करते हैं 4 व्हीलर वालों के लिए कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, और अगर आप पैकेज लेते हैं तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी खरीदिए। जैसे अगर आप स्विफ्ट डिज़ायर हो गई या फिर कोई भी हैचबैक कार हो गई, उससे आप अगर जाते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। जैसे आपको बड़े बड़े पत्थर क्रॉस करने होंगे, ब्रिज क्रॉस करना होगा, नदी क्रॉस करनी होगी। तो अगर आपका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं होगा तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जैसे टाटा नेक्सॉन हो गई, महिंद्रा एक्सयूवी हो गई, और स्कॉर्पियो वगैरह हो गई, कोई भी स्पोर्ट्स कार, अगर आप इन गाड़ियों का चयन करते हैं तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होगी। और रही बात है परमिट की, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप अटल टनल से होते हुए जाते हैं तो आपको कोई भी परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, और उधर से अगर आप श्रीनगर वाले मार्ग से कारगिल होते हुए जाते हैं तो भी आपको परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। परमिट आपको सिर्फ लेह घूमने के लिए चाहिए होगा, तो वो आप वहाँ पे भी जाके ले सकते हैं। अब बात ये आती है दोस्तों कि अगर मेरे पास कार नहीं है और मुझे कार हायर करनी है, तो मैं कार अगर मनाली या श्रीनगर से हायर करता हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप गाड़ी पैकेज के जरिए पकड़ते हैं तो आप लेह तक तो उससे आ जाइए, फिर लेह की लोकल साइट सीन घूमने के लिए आपको यहाँ की टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। इसका कारण ये है दोस्तों कि लद्दाख जो है वो केवल 4 से 5 महीने के लिए खुलता है, और इन 4 से 5 महीने के बीच जो लेह की टैक्सी यूनियन है वो किसी भी हिमाचल प्रदेश या फिर किसी अन्य राज्य से आने वाली गाड़ियों को परमिशन नहीं देती है। उनको भी कुछ पैसे कमाने का मौका मिल जाता है, इसलिए वो कमर्शियल व्हीकल को परमिशन नहीं देते हैं। पर अगर आप पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो फिर वहाँ पे आप आराम से बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं।
अब यहाँ पर बाइक वाले सोच रहे होंगे कि क्या इस तरह की समस्या का सामना हमें भी करना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल, अगर आप अपनी जो बुलेट है वो हायर करके जाते हैं, मीन्स आपकी जो नंबर प्लेट है वो अगर पीले रंग की है, तो बिल्कुल वो आपको लोकल साइट सीन ले तक तो आप आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन ले की जो लोकल साइट सीन है वहाँ पर आपको घूमने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। तो आप एक तो काम कर सकते हैं, जो भी बाइक से आप जाते हैं जो हायर की हुई है वो आप अपने होटल में पार्क कर दीजिए, और फिर वहाँ की जो आप बुलेट लेना चाहते हैं रेंट में, या फिर उनका भी जो वो खुद आपको घुमा देंगे, उसका वो कुछ ज़्यादा कॉस्ट चार्ज नहीं करते हैं। लेह का लोकल साइट सीन घूमने का वो एक दिन का कुछ 2500 से 3000 रुपये चार्ज करते हैं। वो सारे साइट सीन आपको घुमा के होटल में ड्रॉप कर देंगे। और अगर आपका खुद का बुलेट है तो फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये दिक्कतें सिर्फ जो आप हायर करके जाते हैं गाड़ी उनके लिए आती है। तो दोस्तों चलिए अब ये देखते हैं कि लेह पहुंच के हमें कहाँ पे स्टे कहाँ करना है और हमें वहाँ पे खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं लेह का जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी कम है, तो लेह पहुँच के हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, और लेह की जो लोकल साइट सीन है या लद्दाख जाने के लिए हमें कहाँ पे घूमना चाहिए और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, ये सब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों लेह पहुंचने पे आपका जो होटल है वो आपको लेह में ही मिल जाएगा, और जिसकी कॉस्ट स्टार्टिंग आपको 1000 रुपये से हो जाती है। अगर आप गेस्ट हाउस वगैरह लेते हैं, आप अगर थोड़ा सा अच्छे में जाते हैं तो उसकी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू होटल उसका प्राइस बढ़ जाता है, 2 से 2.5 से 3000 रुपये तक भी कॉस्ट जाती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको टेंट रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप होटल लेते हैं तो अगर 1000 या 1500 रुपये में भी अगर आपको एक कमरा मिलता है तो उसमें आप 2-3 लोग स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप टेंट लेते हैं तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट होती है वो 1500 से 2000 रुपये के बीच में होती है, और वो भी एक पर्सन के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप होटल ही लें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम खाने पीने की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको खाने पीने की क्या कॉस्ट पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे खाना पीना थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है 4 से 5 महीने के लिए लेह लद्दाख खुलता है, तो ये जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट, इनको भी थोड़ा कमाने का मौका चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पर्सन का एक टाइम का खाने की जो कॉस्ट होती है वो 250 से 300 रुपये आएगी। तो अगर मैं ओवरऑल डे की बात करूँ तो पर डे आपका 1000 से 1500 रुपये आपका कॉस्ट पड़ जाता है। तो हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन यहाँ पे आपको लेह लद्दाख में खाने पीने का थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि लेह लद्दाख पहुँच के हमें क्या वहाँ पे एक दिन का स्टे बनाना चाहिए। तो बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि जो लेह लद्दाख का ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी लो है, तो आपको वहाँ के मौसम में एक्लिमेटाइज होने में आपको एक दिन लगता है। होटल वाले भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप उस दिन कहीं मत जाइए। तो आप एक काम कर सकते हैं, उस दिन आप लेह मार्केट चले जाइए। अगर आप शॉपिंग वगैरह के शौकीन हैं तो वहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, और 2 दिन आप लेह में ही रुकिए। वहाँ के जो लोकल साइट सीन है, मोनेस्ट्रीज हैं, वो आप घूमिए, और फिर उसके बाद आप पैंगोंग लेक जा सकते हैं। गाइस पैंगोंग लेक और नुब्रा वैली के लिए अलग से परमिट लेना पड़ता है, वो लेह के लोकल साइट सीन में काउंट नहीं होता है। तो उसके लिए आप परमिट वहीं के डीएम ऑफिस से निकलवा सकते हैं। दोस्तों ये परमिट की ज़रूरत आपको तब होगी जब आप अपनी व्हीकल से लेह लद्दाख घूम रहे हैं। अगर आप वहाँ की लोकल टैक्सी हायर करते हैं तो ये परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो ये परमिट खुद ही अरेंज करवा देते हैं। आपको बस अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड देना होगा, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, और वो ये परमिट अरेंज भी करवा देते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि लेह पहुंच के हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, जिस दिन आप लेह पहुंचे आप उस दिन कहीं ना जाएं। उस दिन में एक दिन, क्योंकि आपको लगता है वहाँ के वेदर के अनुरूप आपको ढलने में, हाँ आप ये कर सकते हैं, आप शाम को लेह मार्केट घूम सकते हैं। अगर आप शॉपिंग वगैरह के शौकीन हैं तो आपको ये मार्केट काफ़ी पसंद आएगी, और आप यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। डे 2 से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर आप डे 2 में सबसे पहले आप शांति स्तूपा जा सकते हैं।
यहाँ के लेह पैलेस घूम सकते हैं। एंड उसके बाद आप जा सकते हैं यहाँ के पत्थर साहिब गुरुद्वारा करके है, यहाँ पे आप लंगर वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस वक्त गुरुद्वारे की भी अपनी मान्यता है, तो यहाँ आप ज़रूर जाइए। इसके बाद आप जा सकते हैं संगम। यहाँ पे आपको इंडस रिवर की काफ़ी अच्छा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप राफ्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ इसके बाद वापस आते टाइम यहाँ पे आप मैग्नेटिक हिल्स जा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये कुछ साइट सीन आप डे 2 में कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, डे 3 में आप अपने दिन की शुरुआत करिए यहाँ के लोकल साइट सीन से। यहाँ की जितनी मोनेस्ट्री है वहाँ पे आप घूम सकते हैं। यहाँ की फेमस मोनेस्ट्री है हेमिस मोनेस्ट्री। म्यूज़ियम है, अंदर आपको यहाँ के अस्त्र देखने को मिलेंगे और इनकी जो पुरानी परंपराएं हैं, कैसे रहा करते थे राजा महाराजा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरी मोनेस्ट्री है आपकी ठिस्की मोनेस्ट्री, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। एंड फिर उसके बाद आप वापस आते टाइम यहाँ पे 3 इडियट फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो जिस स्कूल में शूटिंग हुई थी यहाँ के टूरिस्ट को यहाँ के जो लोकल्स टैक्सी वाले वहाँ पे ज़रूर ले जाते हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आप फिर आप स्टे पैलेस घूम सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डे 3 को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, डे 4 में आप जाएंगे पैंगोंग लेक, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब से यहाँ पे 3 इडियट फिल्म की शूटिंग हुई है तब से तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। लोगों के जो आम लोग हैं उनको भी इस जगह के बारे में पता चल गया है, लेकिन सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे आप ज़रूर जाइए। रास्ते में आपको चांगला पास मिलेगा, जो वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर जाके आपको थोड़ा अनईजी फील हो सकता है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन कुछ लोग फ़ोटो के शौकीन होते हैं तो वो ज़रूर निकलते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अनईजी फील होगा। ऑक्सीजन वगैरह आप ज़रूर कैरी करिए, ऑक्सीजन सिलेंडर या कपूर वगैरह अपने पास ज़रूर रखिए, थोड़ा सा आपको अनईजी की दिक्कत होगी। और फिर उसके बाद आप पहुँचेंगे पैंगोंग लेक। यहाँ पे आप एक दिन का स्टे बनवाइए, कैंपिंग वगैरह कीजिए। यहाँ पे छोटे छोटे कैंप लगे रहते हैं जिनका स्टे का वो कुछ 1,500 से 2,000 रुपये पर नाइट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आप स्टे ज़रूर कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, 5th डे आप जा सकते हैं नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के लिए आपको किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे पूरा दिन एक्सप्लोर कीजिए। नुब्रा वैली को लेह लद्दाख का रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ का जो नेचर है, यहाँ की जो वैली है वो काफ़ी शानदार है और आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी। तो यहाँ पे आप ज़रूर चाहिए। रास्ते में आपको खारदुंगला पास मिलेगा, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा अनईजी फील हो सकता है, आप फ़ोटोशूट के लिए बाहर आ सकते हैं, बशर्ते आप ध्यान रखें आपके पास कपूर और ऑक्सीजन वगैरह होना चाहिए। और 5-6 दिन आप वहाँ से रवानगी ले लीजिए। आप रास्ते में डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री घूम सकते हैं, आपको ऑन द वे मिलेगा और वहाँ ज़रूर जाइए, आपको काफ़ी सीरीन फील होगा, बहुत अच्छी जगह है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपके 6 दिन का ट्रिप, आप आराम से ले वापस आ जाइए। तो अब बात करते हैं कि हमारा टोटल बजट क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं और जिस हिसाब से अगर आप बजट फ्रेंडली होटल में स्टे करते हैं या फिर बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो आपका 1 पर्सन का कॉस्ट आएगा वो कुछ 20,000 रुपये पर पर्सन होगा। अगर आप फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग होगी, क्योंकि फ़्लाइट का अपना ही आने जाने का एक पर्सन का 8 से 10,000 का फेयर ही होता है। उसके बाद वहाँ पे रहना, किस रेंज में आप होटल में स्टे करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, तो उसके अलग अलग पैकेज हैं। एंड दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बात है कि अब IRCTC ने अपना एक अलग से पैकेज लॉन्च किया है, तो आप वहाँ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके पैकेज बुक करा सकते हैं। काफ़ी नॉमिनल चार्जेस होते हैं और उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो पर पर्सन कुछ 18 से 19,000 रुपये स्टार्टिंग होती है, बशर्ते आप 1 से 1.5 महीने पहले उनकी वो उस ऑफिशियल साइट में जाके उस ट्रिप को बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेह लद्दाख की पूरी जानकारी देने की मैंने पूरी कोशिश करी है, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरी होती है या फिर आप मुझसे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो इसे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर
करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।